हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी है, इसके संदर्भ में इसका लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है जो आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पीएससी, यूपी आरओ एआरओ और यूपी पुलिस और यूपी के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें यूपी स्पेशल जीके पूछा जाता है, तो ये बुक आपकी उसके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके यूपी का जो जनरल स्टडी है उसको कवर करता है, यूपी बजट को भी कवर करेगा, यूपी की जो भी लेटेस्ट वाली जुलाई 2024 तक की जो भी समसामयिकी है उसको कवर किया जाएगा और यूपी जिला संक्षिप्त की इसमें अलग से दी गई है। तो इसके अंतर्गत ये आपका लेटेस्ट एडिशन जो आपका जुलाई 2024 में आया हुआ है इसके संदर्भ में आता है। इसमें देखा जाए तो आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर और आपका थर्ड चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका इन सभी के कंप्लीट होने के बाद कवर कराया जाएगा, क्योंकि ये संक्षिप्त में है। तो संक्षिप्त तभी पढ़ा जाएगा जब आपका डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। तो आपका सेकेंड एवं थर्ड जो अध्याय है वो कवर हो चुका है। आज हमारा जो अध्याय होगा वो 4th नंबर का होगा, जिसमें आएगा उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल आएंगे, जिसमें प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र, झील, रामसर स्थल, सिंचाई के साधन, प्रदेश की मुख्य नहरें और लघु सिंचाई योजना और भूगर्भ जल के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें विगत वर्षों के और हल प्रश्न पत्र भी इसमें किए जाएंगे। तो इसके संदर्भ में आज का हमारा ये 4th नंबर का चैप्टर आता है और हमारा ये देखा जाए तो 4th ही लेक्चर है। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप इसको एक बार सुन लें और एक बार पीडीएफ देख लेंगे। तो आपका यूपी स्पेशल जो जीके है और जो आपके डेप्थ में भी है और ये संक्षिप्त में भी है, तो ये सभी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और आपको डेली बेसिस पे 40 से 45 मिनट में, मतलब कि ये है कि आपका कम समय में ज़्यादा टाइम नहीं लिया जा रहा है, आपका 40 से 45 मिनट ही डेली का लिया जा रहा है, ताकि आपका ये रहे कि किसी चीज़ का वर्डन भी ज़्यादा ना हो कि आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर करना है या फिर यूपी स्पेशल जीके पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है और दिसंबर में है, तो कहीं कि अभी काफ़ी टाइम है तो पढ़ लेंगे। तो अगर आप अभी जैसे 40 से 45 मिनट आप पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम का ड्यूरेशन नहीं रख रहे हैं वो, क्यों अगर पास में एग्ज़ाम होता तो आपका ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होता या मैराथन लिया जाता, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से धीरे से, मतलब कि 40 से 45 मिनट अगर डेली देते हैं यूपी स्पेशल के लिए तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल के बारे में, जिसके अंतर्गत पढ़ा जाए तो किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र में वहाँ की धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, चट्टानों के स्वभाव, जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। और चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग जो होता है वह ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है और प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश की समस्त नदियों को कुल 8 नदी बेसनों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत आपकी प्रमुख नदियां आती हैं गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी एवं सोन नदी में इसे विभाजित किया गया। उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रमुख प्रकारों में भी विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी आती हैं पहली हिमालय की प्रमुख विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, काली जिसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है, रामगंगा नदी, गंडक और सरयू नदी जिसे घाघरा या कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और अरेज कोसी जो कि रामगंगा की एक सहायक नदी है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख नदियाँ आती हैं। तो इसके जो 3 श्रेणी हैं, जिसमें पहली तो ये हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं और फिर दूसरी आती है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियाँ, जैसे कि गोमती, वरना, सई, पांडो, ईशन आदि नदियाँ हैं, जो कि इन नदियों में गर्मी में जल काफ़ी कम होता है लेकिन ये सूखती नहीं है। लेकिन इसकी तीसरी प्रकार को देखा जाए तो यह प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों एवं बिंद श्रेणियों से निकलने वाली नदियां होती हैं, जिनमें सोन, रिहिंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार आदि नदियां आती हैं और इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः जल का अभाव होता है, जो अधिकांशतः सूख भी जाती हैं। तो इसके अंतर्गत ये 3 प्रमुख नदियाँ आती हैं। उत्तर प्रदेश के नदी विकास तंत्र के अंतर्गत नदियाँ, रामसर स्थल, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं एवं भूजल स्तर से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्यों का इसमें इसी अध्याय में इसका संकलन दिया गया है। चलिए तो एक एक करके नदियों के प्रमुख अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला अपवाह तंत्र आता है गंगा नदी के बारे में।
गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि के नाम से जाना जाता है। भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री कस्बे के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और आगे बढ़ने पर इसमें रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, असी गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। गणेश प्रयाग जो कि पुरानी टिहरी में, इसमें भीलंगाना नदी मिलती है जिसके संगम पर टिहरी परियोजना है और इसे आगे बढ़ने पर देखते हैं तो यह देवप्रयाग में इससे अलकनंदा नदी आकर मिलती है जो कि भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल लाती है और भागीरथी की मुख्य सहायक नदी भी होती है। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी को ऋषिकेश व हरिद्वार में बहते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और मेह मैदान हरिद्वार में आते ही इसकी दिशा दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर बदलने लगती है। उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां और दाईं ओर से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आदि नदियां निकलती हैं। और आपको बता दें कि गंगा नदी अपने उद्गम मुहाने तक 25 यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी है और यह अपनी संपूर्ण लंबाई का 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और प्रदेश के 27 जिलों से होकर गुजरती है और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया से बहते हुए बिहार के छपरा और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला की सीमा निर्धारित करते हुए आगे बढ़ती है। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबे प्रवाह वाली नदी है जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर एवं गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ जैसे प्रमुख नगर गंगा नदी के दाएं तट तथा वाराणसी जो है उसके बाएं तट पर बसा हुआ है। गंगा की हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अब आती है हमारी दूसरी नदी यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी के संदर्भ में देखा जाए तो यह गंगा नदी का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से पर स्थित यमुनोत्री हिमनद जो कि उत्तरकाशी में स्थित है को उत्तरकाशी के गर्म स्रोत से 8 किलोमीटर उत्तर स्थित है और मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंसगिरी और आसन नदियां यहाँ पर मिलती हैं। इसके संदर्भ में आता है। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है जिसमें नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन नदी, इटावा, औरैया और जालौन की सीमा पर स्थित पंचनंदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध व चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, बांदा के पैलानी व भोजहा के निकट दाईं ओर से कैन आदि नदियां मिलती हैं। यह बृहद चाप के आकार में प्रदेश में सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज आदि 20 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में ही गंगा में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर होती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट नदी पश्चिमी रामगंगा जिसे रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किले यानी कि पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है जो कि निकट मैदानों में से उतरती है और बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोई नदी इसमें मिलती है और यह नदी 696 किलोमीटर बहने के बाद वो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है और यह नदी मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों में प्रवाहित होती है और इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है कालिया जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से और गौरी गंगा मिलप हिमनद से निकलती हुए दोनों ही जौल जीबे में मिलती हैं। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यह नेपाल और पीलीभीत के मध्य कुछ दूरी तक सीमा का निर्धारण करती है। पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह कर्णाली या घाघरा नदी में मिल जाती है तो ये काली नदी के संदर्भ में। अब आती है घाघरा या जिसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। यह जो नदी है इसका उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित है। यह मापचा चुंगू हिमनद से होता है जो कि ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है और मैदानी भाग में यह नदी 2 उपशाखाओं में विभाजित होती है। इसकी पश्चिमी शाखा कर्णाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहा जाता है। आगे चलकर यह पुनः एक हो जाती है और शीश पानी नामक स्थान पर यह 180 मीटर चौड़ा 600 मीटर गहरा गड्ढा बनाती है। यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और सीतापुर में बसरा के पास इसमें काली नदी मिलती है और आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू कहलाती है।
अयोध्या से आगे बढ़ने पर यह आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा तथा देवरिया का जो बहरज है उसके पास राप्ती नदी में मिलती है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। और इसकी अन्य सहायक नदियों में टीला, बेरी, सेठी और छोटी गंडक प्रमुख होती हैं। तो ये घाघरा नदी के संदर्भ में आता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट नदी राप्ती नदी के बारे में, जो कि यह नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी जो कि धौलगिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के समीप निकलती है। उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी ताप्ती के नाम से जानी जाती है और इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है, जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर मिलती है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के पास घाघरा नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आती है गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में बात की जाए तो यह एक स्थलीय नदी है, जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित फंगेली फुलहर ताल या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। और गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है और गोमती एवं गंगा के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर है। इसकी सहायक नदियों में कुकरेल, गिरी, कथना, कल्याणी, बरना एवं सई प्रमुख नदियाँ होती हैं। तो ये गोमती नदी के संदर्भ में है। अब आता है सई नदी। सई नदी जो है वह हरदोई की भिजवान झील से निकलती है। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रवाहित होती हुई राजगढ़, जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 715 किलोमीटर होती है। छोटी गंडक नदी जो कि नेपाल में काली एवं त्रिशूल गंगा के संगम से निकलने वाली सालिग्रामी नदी जो आगे बढ़कर नारायणी फिर गंडक के नाम से जानी जाती है। नेपाल एवं यूपी जो कि महाराजगंज में की सीमा पर इस नदी को छोटी गंडक नामक एक पतली नदी निकलती है, जो कि महाराजगंज के साथ कुशीनगर सीमा, कुशीनगर व देवरिया से बहते हुए सलेमपुर पूरब घाघरा में मिल जाती है। जबकि गंडक, बड़ी गंडक महाराजगंज व कुशीनगर व बिहार की सीमा या बिहार में बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अब हमारी नेक्स्ट नदी आती है चंबल या चरमावती, जिसके नाम से जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट जानापाव पहाड़ी से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगरा व इटावा सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। काली सिंधु जो है वह छिप्रा, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफ़ी जनधन की हानि होती है और इसकी अनियमित जलधारा ने नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण किया है, जो चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर होती है। अब आता है बेतवा या बेत्रवती नदी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम में रायसेन जिला मध्य प्रदेश में के कुमरा गांव से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, जालौन से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और इसके ऊपरी भाग में कई प्रपात पाए जाते हैं। बेतवा नदी पर ललितपुर में राजघाट एवं माता टीला बांध एवं झांसी में पारिछा बांध एवं सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया है। और यह राजघाट बांध के पीछे निर्मित जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधिया काली सिंध नदी के नाम के बारे में, जो कि यह नदी राजस्थान के टोंक जिले जिसे नए निवास के पास से निकलकर यह जगमनपुर, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर। टॉन्स या तमसा नदी के बारे में, जिसका उद्गम मैयर के निकटाकट कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड मध्य प्रदेश में होता है और इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं, जो कि बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचा है और इसकी सहायक नदियां बेलन नदी पर 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है और यह सिरसा जो कि प्रयागराज के पास यमुनागंगा में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। और उत्तराखंड में इसकी बंदरपूंछ पहाड़ी से बिजोटॉन्स की संज्ञा नदी निकलती है, वो यमुना की सहायक नदी है और यह देहरादून में कालसी के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये आपके टॉन्स जो तमसा नदी के नाम से जैसे जाना जाता है उसके संदर्भ में आता है। अब आती है कैन या कर्णवती नदी। कैन या कर्णवती नदी के बारे में देखा जाए तो इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी ढाल है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर होती है। सोनिया स्वर्ण नदी के बारे में, जो कि अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहिंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि इसकी सहायक नदियां हैं और यह अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर होती है।
अब आती हिंडन या हरनंदी नदी, जो कि यह नदी ऊपरी शिवालक की तलहटी से निकलकर गंगा एवं यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है। फिर नेक्स्ट आती है कर्मनासा नदी, जिसका उद्गम कैमूर जिले के सरोदाग स्थित कैमूर पहाड़ी से हुआ है और यह मिर्जापुर के मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए आगे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है और अंततः बक्सर में चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। इन जो नदियों के बारे में पढ़ा है, इन नदियों की अवस्थिति को देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का इसमें मैप बनाया गया है। मैप के माध्यम से कहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसके संदर्भ में इनकी अवस्थिति को दिखाया गया है। जैसे यहाँ देखा जाए तो आपकी सोन नदी है, सोन नदी यहाँ रिहिंद है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यमुना नदी है, यहाँ ये सई नदी है, गोमती नदी, घाघरा नदी। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी नदियाँ हैं, तो पूरी नदियों की अवस्थिति को इस तरीके से दिखाया गया। अब आता है कि कुछ नदियाँ जो हैं उन पर कुछ जलप्रपात हैं, इनके जलप्रपात को साथ ही में दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें राजदरी या देवदरी जो जलप्रपात है वह चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में स्थित है। फिर आता है सिद्धनाथ दरी, जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। टांडा जो है टांडा नदी पर मिर्ज़ापुर में है। बिंडम जो है खजुरी नदी पर मिर्ज़ापुर में है। लखनिया जो है वह मिर्ज़ापुर में है। मुक्का जो है बेलन नदी पर सोनभद्र में है। चुनादरी जो है कर्मनासा नदी पर मिर्ज़ापुर में है। सिरसी जो है सिरसी नदी पर मिर्ज़ापुर में है। और कुसियारा जो है बेलन नदी पर आपकी मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं जिनको एक साथ दिया गया है। अब आता है आपका कि इन नदियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब डिटेल में पढ़ लिया है तो हम इनको एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, जिसमें पहला आता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के संदर्भ में। प्रमुख नदियों के संदर्भ में पहली आती है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री के निकट गौमुख में है। इसकी लंबाई 2525 है। इसकी बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। यमुना जो है यमुनोत्री हिमानी है, जो कि बंदरपूछ में है और यह 1376 किलोमीटर लंबी है और यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। चंबल जो कि महू मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी में 965 किलोमीटर है और इटावा के निकट यमुना में है। रामगंगा दूधा तोली श्रेणी में। घाघरा जो है मापचा चुंगो हिमानी। गंडक बृहद हिमालय बेतवा विंध्य पर्वत में और यह है आपकी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पटना के समीप गंगा में मिलती है। कैन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। बांधा में भोजा के निकट यमुना में मिलती है। कर्मनासा नदी जो है वह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर श्रृंखला में है और यह चौसा बिहार के निकट गंगा में मिलती है। गोमती नदी जो कि पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से है, यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निकट गंगा में मिलती है। शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में हिमालय की मिलाप हिमानी से निकलती है और इसे बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। फिर आता है राप्ती नदी जिसे ड्रैगोना श्रेणी में नेपाल में मिलती है। यह बरहज देवरिया के निकट घाघरा में मिलती है। टॉन्स नदी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले के तमसा कुंड कैमूर श्रेणी से निकलती है और यह सिरसा प्रयागराज के निकट गंगा में मिलती है। तो ये उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं उनके बारे में संक्षिप्त तौर पर दिया गया है। पहले आपने डिटेल में पढ़ा, अब इसमें संक्षिप्त में कि कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर इनका मिलन होता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आती हैं हमारी जो नदियाँ थी, नदियों का जो टॉपिक है वह फिनिश होता है। अब आती हैं झीलों के बारे में। झीलों के बारे में बात की जाए तो झील जल वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरी होती हैं। यह आमतौर पर तालाबों से गहरी और बड़ी होती है और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली झीलों को उनकी उत्पत्ति एवं जलीय स्वभाव के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक झील आती है, जो कि भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों जैसे नदी, वायु आदि से उत्पन्न झीलों को प्राकृतिक झील कहा जाता है। और नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करने के समय पुराणावस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा बड़े बड़े नदी विसर्पों से होकर प्रवाहित होती है और इन विसर्पों में जल भर जाने से गोखुर या चापाकार झील का निर्माण होता है, जैसे सुराहा ताल जो कि बलिया में और बड़ा ताल शाहजहांपुर में आदि में होती हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट कृत्रिम झील के अंतर्गत, जो कि मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है, जो सोनभद्र जिले की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसे मोती झील कानपुर आदि में स्थित है, इसके अंतर्गत आता है। अब जलीय स्वभाव के आधार पर देखा जाए तब भी जो झीलें हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है खारे पानी की झील, दूसरी होती है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील के अंतर्गत देखा जाए
तो इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में मीठे पानी की झीलों में जलापूर्ति तथा जल निकास दोनों की व्यवस्था होती है और उत्तर प्रदेश में केवल मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, लेकिन ये जो खारे पानी की झीलें हैं उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। फुलर झील जो है वह पीलीभीत में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, करेला झील लखनऊ में, नवाबगंज झील उन्नाव में, कीठम ताल झील आगरा में, रामताल झील मेरठ में और शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर आदि में आती है, तो इसके अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों की देखभाल उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा किया जाता है और प्रदेश की झीलों में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इकट्ठा होते हैं और इन प्रजातियों में साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और सुरखाव प्रमुख होते हैं और प्रदेश की मुख्य झीलों का विवरण दिया गया। पहली आती है फुलर झील। फुलर झील जो है इसे पंगेती फुलर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, जो पीलीभीत जिले में माधो टांगा के समीप स्थित होती है और इसी झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। कीठम ताल झील जो कि सुर सरोवर जो कि कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है और यह झील NH-19 के किनारे आगरा में स्थित है और इसे जलापूर्ति यमुना नदी पर निर्मित ओखरा बैराज से निकलने वाली आगरा नहर से किया जाता है और 2020 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तीसरी आती है रामगढ़ ताल झील जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है और इसका जो 6ठी शताब्दी में राप्ती नदी वर्तमान रामगढ़ ताल से होकर प्रवाहित होती थी और बाद में नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया और उसके अवशेषों से रामगढ़ ताल का निर्माण हुआ। अब आता है बखीरा झील जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है और इस झील को 1990 में पक्षी विहार घोषित किया गया था। शीतकाल में यहाँ बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों का आगमन होता है और बखीरा झील को 2 फरवरी 2022 को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। बरुआ सागर झील जो कि यह झील राज्य के झांसी जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा करवाया गया था। करेला झील जो कि लखनऊ में स्थित यशई नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। चितौरा झील जो कि झील राज्य के बहराइच जिले में स्थित है। तो ये प्रमुख झीलें रही हैं। झीलों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे आपकी आती है कीठम या सूर सरोवर आगरा में स्थित है, गौर झील जो है रामपुर में, बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में, बरुआ सागर झांसी में, भरतकुंड ताल झील अयोध्या में स्थित है। फिर आता है अलवारा झील जो है कौशाम्बी में, देवरिया ताल झील कन्नौज में, सीताकुंड एवं चक्रकुंड झील सीतापुर में, प्रयाग झील बहराइच में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह सोनभद्र में है। फिर आती है आपकी रामताल झील जो कि मेरठ में है, शुक्रताल झील आपकी मुजफ्फरनगर में, सागर ताल झील बदायूं में, लीलोर झील बरेली में आती है, बैती झील जो है वह प्रतापगढ़ में आती है, मोराई ताल झील फतेहपुर में, कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में, मदन सागर महोबा में, तांडा दरी जो है वह मिर्जापुर में आती है, बेला सागर झील जो है वह महोबा में आती है, चितौरा झील बहराइच में, दरबन झील अम्बेडकर नगर में, सुरहाताल झील बलिया में, करेला जो है लखनऊ में, समसपुर झील आपकी रायबरेली में, राधाकुंड झील मथुरा में, बल्हापारा कानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, औंधी ताल वाराणसी में, मोती झील कानपुर शहर में, रामगढ़ ताल जो है वह गोरखपुर में आती है, सेखा झील है अलीगढ़ में, फुलहर झील पीलीभीत में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, सरसई नावर झील इटावा में, दहर झील जो आती है हरदोई में आती है, भिजमान झील जो है वह हरदोई में और समान झील भी आपकी मैनपुरी में आती है। तो इस तरीके से ये आपकी झीलें हैं। और भी अन्य झीलें आती हैं जिसको हम डिटेल में देख लेते हैं, जिसमें आती है आपकी सुरहाताल झील जो कि उत्तर प्रदेश की बलिया जिले में है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित एक गोखुर झील है जो कठार नाला द्वारा गंगा नदी में जुड़ी हुई है। वर्ष 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह साइबेरिया तथा अन्य ठंडे प्रदेशों में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। अब आती है पार्वती अर्गा झील जो कि गोंडा जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह तीनों झीलें मीठे पानी की स्थायी गोखुर झील है और यह लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित पार्वती और अर्गर झीलों को 1990 में पक्षी अभ्यारण्य तथा 2 दिसंबर 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब आता है सरसई नावर झील जो कि इटावा जिले में सरसई नावर में स्थित एक स्थायी दलदल है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो मुख्य रूप से सारस क्रेन के संरक्षण के लिए समर्पित है और इस झील में 19 सितंबर 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब आता है दहर झील जो कि हरदोई जिले में सांडी में स्थित इस झील को सांडी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है और इसे वर्ष 1990 में पक्षी अभ्यारण्य तथा 26 सितंबर 2019 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। भिजवान झील जो कि हरदोई जिले की परसई की पहाड़ी में स्थित है और इसकी झील गोमती की सहायक नदी सई या आदि गंगा का उद्गम होता है। समान झील जो कि झील राज्य के मैनपुरी जिले में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में एक मौसमी गोखुर झील है और यह पक्षी अभ्यारण्य भी है जिसे 2 दिसंबर 2019 को रामसर स्थल के रूप में ऐसे घोषित किया गया था। अब आता है आपका
रामसर स्थल के बारे में। अब रामसर स्थल जो है वह आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है, जिसे रामसर समझौते जो कि 1971 में ईरान में किया गया था, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र को घोषित किया जाता है। 2 फरवरी 2024 को भारत में कुल 80 रामसर स्थल थे, जिनमें 10 उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल 2005 में ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रजघाट से नरौरा विस्तार को घोषित किया गया था, जबकि प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो संत कबीर नगर में स्थित है वो आता है, जो कि 2021 में इसे घोषित किया गया था। अब आते हैं, इसमें देख लेते हैं कि 10 जो रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में उनके बारे में, कि इसमें आपकी पहली आती है ऊपरी गंगा नहर जो कि पहला रामसर स्थल है, जिसे नवंबर 2005 में घोषित किया गया था। सरसई नावर झील जो कि इटावा में है, इसे सितंबर 2019 में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, इसे भी सितंबर में 2019 में ही। सांडी पक्षी विहार हरदोई, समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये सभी को दिसंबर 2019 में शामिल किया गया था। और आपका अगस्त 2020 में सरसोवर कीठम झील जो कि आगरा में है, इसे अगस्त 2020 में किया गया था। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है उसे मुजफ्फरनगर व बिजनौर में अप्रैल 2021 में शामिल किया गया। और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार को संत कबीर नगर में जो स्थित है उसे जून 2021 में शामिल किया गया था। अब आता है सिंचाई के साधन के बारे में, कि प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा के अनिश्चित, अनियमित तथा असामयिक होने के कारण सिंचाई के विभिन्न कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान पर नहरें आती हैं और तृतीय स्थान पर कुएं आते हैं। कुएं के द्वारा सिंचाई होती है और कुल सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 230 लाख हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2022-23 में इसमें कुल सिंचाई क्षमता 380 लाख हेक्टेयर भूमि पर थी। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या 34,316 थी, जबकि इसी वर्ष राज्य में कार्यशील नहरों की लंबाई 75,091 किलोमीटर थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सहारनपुर में खोला था और वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर, 1854 में ऊपरी गंगा नहर, 1878 में आगरा एवं निचली गंगा नहर, 1885 में झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले में सिंचाई के निमित्त बेतवा नहर का निर्माण किया गया था। प्रदेश में सिंचाई के साधन के संदर्भ में देखा जाए तो पहले नंबर पर नलकूप, जहां पर 73.9% की सिंचित भूमि में इसकी सहभागिता है। नहरों द्वारा 15.8 और कुओं द्वारा 9.1 और तालाब एवं झीलों द्वारा 0.6 और अन्य साधन द्वारा 0.6 होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश प्रकाश परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक को शुरू किया गया। 1990 में गंडक कमान का विलय रामगंगा कमान में कर दिया गया था और इस परियोजना में केंद्र राज्य की भागीदारी 50-50 की भागीदारी रहती है। कुओं द्वारा सिंचाई के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 9.1% कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है और प्रदेश में कोमल शैल और ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। गंगा एवं गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले इसके अंतर्गत आते। अब आता है कि नलकूप द्वारा सिंचाई, जो कि सर्वाधिक सिंचाई 73.9% इसी माध्यम से की जाती है और नलकूप की 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1923 में सर्वप्रथम मेरठ में शुरू हुआ था और प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ जिलों में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भूगर्भीय जल द्वारा नलकूपों से सिंचाई को लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है नहरों से सिंचाई के बारे में, कि देश में नहरों द्वारा सिंचित भूमि का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का विस्तार अधिक हुआ है और नहरों में सिंचाई को बृहद एवं मध्यम सिंचाई साधन माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल का 15.8% सिंचाई नहरों में होती है। शारदा सहायक समादेश प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली, जो कि शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज 2 है और सरयू नहर प्रणाली फेज 1 व 2, नारायणपुर पंप नहर, देवकली पंप नहर, सरयू पंप नहर, सिरसी पंप नहर तथा शारदा नहर परियोजनाएं सम्मिलित हैं। रामगंगा समादेश के तहत पूर्वी यमुना, पूर्वी गंगा, कैन, बेतवा, ऊपरी गंगा, बेलन, ज्ञानपुर, टोंस, रानी, गुरसराय आदि परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। दोनों समादेशों के तहत देखा जाए तो इसमें कुल 55 जिले सम्मिलित हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में, जिसमें पहली आती है ऊपरी गंगा नहर।
इसकी स्वीकृति 1842 में हुई थी। इसका लोकार्पण 1854 में हुआ था। इस परियोजना के जनक सर पी.टी. कॉटनी थे और उद्गम भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार में है। लाभार्थी जिले के अंतर्गत आता है आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर आता है। कमान क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुल 8.85 लाख हेक्टेयर है। इसकी मुख्य नहर 298 किलोमीटर है। कुल लंबाई 6,496 किलोमीटर है। इसकी मुख्य शाखाओं के अंतर्गत आता है कि इसमें देवबंद शाखा, अनूप शहर शाखा और माठ शाखा आती है। नेक्स्ट आता है मध्य गंगा नहर, जो कि वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल की उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण किया गया और यह परियोजना मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में वर्ष 1988 में का था, जिसका उद्गम मध्य गंगा बैराज के दाएं तट से बिजनौर में है और इसका संगम ऊपरी गंगा नहर और इससे लाभान्वित जिले जो हैं वह गाजियाबाद, बुलंदशहर व अलीगढ़ में है। और मुख्य नहर की जो लंबाई है 115.45 किलोमीटर है। और द्वितीय चरण का जो निर्माणाधीन हुआ था वह 2008 में इसका अनुमोदन किया गया था और यह मध्य गंगा बैराज के बाएं तट से इसका उद्गम होता है और इसमें लाभान्वित जिले आपके अमरोहा, मुरादाबाद और संभल आते हैं। अब आती है निचली गंगा नहर, जिसकी स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। इसका लोकार्पण 1878 में किया गया। इसका उद्गम स्थल नरोरा, बुलंदशहर में है, जो कि गंगा नदी के पास है। और आपका लाभान्वित जिले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत इनके कमान क्षेत्र को देख लेते हैं, जिसमें 11.64 लाख हेक्टेयर है। संपूर्ण नहर तंत्र की लंबाई 78 किलोमीटर है। मुख्य शाखाओं में आती है फर्रुखाबाद जल शाखा, बेबर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा और भोगनीपुर जल शाखा इसके अंतर्गत आती है। रामगंगा नहर के बारे में, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा में 1974 में 128 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया और रामगंगा नहर निकाली गई। इससे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। अब आता है आगरा नगर, जो कि अंतर्राज्यीय नहर है, जिसकी स्वीकृति 1874 में हुई। लोकार्पण 1878 में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश में लाभार्थी जिले मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद में है। राजस्थान में लाभार्थी जिले भरतपुर और धौलपुर और हरियाणा में फरीदाबाद इसके लाभार्थी जिले हैं। इसके कमान क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुल 3.27 लाख हेक्टेयर है और मुख्य नहर की लंबाई 1.60 किलोमीटर। ओखला, जो कि दिल्ली के पास में यमुना नदी पर बैराज बनाकर यमुना के दाहिने किनारे से इससे निकाला गया है। अब आती है पूर्वी यमुना नहर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पुरानी नहर और जिसकी रूप रेखा शाहजहां के शासनकाल में तैयार की गई थी, किंतु इसका निर्माण मुगल शासक मोहम्मद शाह के काल में 1719 से 1748 में हुआ था। कालांतर में इसका लोकार्पण 1830 में ब्रिटिश काल में हुआ था और यह नहर फैजाबाद गांव सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई, जिसकी बितरिका सहित कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। और इस नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं हापुड़ जिलों में सिंचाई की जाती है। और इस नहर की प्रणाली जलापूर्ति के लिए हरियाणा के निकट यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज नामक का निर्माण किया गया था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है इसमें शारदा नहर के बारे में, जो कि 1918 में इसका शिलान्यास किया गया। 1928 में लोकार्पण हुआ और इसका उद्गम उत्तराखंड में शारदा नदी पर है। लाभार्थी जिले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज आता है। वितरण क्षेत्र में इसकी लंबाई देखी जाए तो 44.3 किलोमीटर है। शाखाओं में कुल यह है 9,961.3 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कमान क्षेत्र 16.12 लाख हेक्टेयर है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तंत्र है। और इस नहर को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में खटीमा जल विद्युत नए स्टेशन का निर्माण किया गया है। अब आता है शारदा सहायक परियोजना, जिसकी स्वीकृति 1968 में हुई। लोकार्पण 1978 में हुआ। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, प्रयागराज एवं भदोही में इसके लाभार्थी जिले हैं। और इसका कमान क्षेत्र 16.55 लाख हेक्टेयर है और यह मुख्य नहर की लंबाई 1978 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 14,684 किलोमीटर है। बदायूं सिंचाई परियोजना, जो कि इसके तहत बरेली में रामगंगा नदी पर 617 मीटर लंबाई का बैराज बनाकर नहरें निकाली गई हैं, जिसे बरेली व बदायूं के कुल 37,453 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और यह परियोजना वर्ष 2011 में प्रारंभ हुई थी, किंतु अभी यह निर्माणाधीन है। अब आता है पश्चिमी गंडक नहर, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है, जो इन सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल तथा बिहार की सीमा पर अवस्थित वाल्मीकि नगर में गंडक या
बड़ी गंडक का एक बांध बनाकर मुख्य पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगभग 3.95 लाख हेक्टेयर भूमि के पर सिंचाई की जाती है। सरयू नहर है जो शिलान्यास 1978 में हुआ और इसका दिसंबर 2021 में लोकार्पण हुआ। इसके अंतर्गत 9 जिले इसमें लाभार्थी हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और महाराजगंज, जिसमें जिलों में घाघरा, सरयू, राप्ती नदियों के जल से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। और अन्य तथ्य इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस परियोजना के तहत बहराइच जिले में नानपारा तहसील में तरिनिया घाट के निकट घाघरा नदी का एक बैराज बनाया गया और इस बैराज के अलावा 4 पंप नहरों जिसमें डुमरियागंज, उतरौला, अयोध्या व गोला का निर्माण किया गया और इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, जैसे कि झांसी ललितपुर में बेतवा नदी पर माताटीला नामक स्थान पर निर्मित माताटीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई, जो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। और इस योजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंची जा सकेगी। रिहिंद घाटी परियोजना, जो कि सोनभद्र जिले में रिहिंद नदी की तंग घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई और इस परियोजना से मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती रही है। मेजर जलाशय नहर, जो कि इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा 1957 में अनुमोदित किया गया था और प्रयागराज की बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया था और 315 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों में 70,900 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। केन नहर के बारे में, जिसका लोकार्पण 1917 में हुआ, इसका उद्गम पन्ना मध्य प्रदेश में है और इसके अंतर्गत आता है कि यह एक तरीके से देखा जाए तो इसके लाभान्वित जिले उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर एवं चित्रकूट है और कुल 3.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। 1115 किलोमीटर इनका वितरण क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। ललितपुर बांध नहर, जो कि आपकी 1948 में इसका अनुमोदन किया गया था और इसमें ललितपुर जिले के सरजाद नदी का एक बांध ललितपुर बांध बनाया गया है, जिसे यह नहर निकाली गई है। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बेलन टॉन्स नहर, जो कि अनुमोदन इसका 1949 में किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था और इस योजना में बेलन नदी पर रीवा जिले में बरौदा बांध और बेलन की सहायक नदी मरुहर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। इसमें निकाली गई बेलन नहर रीवा, प्रयागराज, मिर्जापुर जिले की लगभग 35.34 हजार हेक्टेयर पर भूमि की सिंचाई होती है। चंद्रप्रभा बांध नहर, इस योजना को चंदौली के चकिया स्थान से दक्षिण में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिससे निकाली गई नहरों में चकिया और चंदौली तहसीलों को 24,000 एकड़ भूमि में सिंची जाती है। अहरोरा बांध नहर, जो कि मिर्जापुर जिले की गराई नदी पर अहरोरा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिससे निकाली गई नहरें वाराणसी और मिर्जापुर जिले में सिंचाई व्यवस्था में सहायक है। अर्जुन बांध नहर, जो कि महोबा जिले में चरखारी से दक्षिण में अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बनाया गया और इस बांध से निकाली गई नहरों में महोबा, हमीरपुर, बांदा जिलों में 44.4 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरें, जिनका शुभारंभ मार्च 2021 में हुआ, यह धसान नदी पर लहचूरा बांध बना हुआ है। इसमें महोबा, बांदा, हमीरपुर इसके लाभान्वित जिले हैं। अब आता है रगवा बांध नहर, जो कि कैन नदी की सहायक नदी वरने नदी पर मध्य प्रदेश में रगवा बांध बनाया गया है। इससे निकाली गई नहर से कैन नहर को भी पानी मिलता है और बांदा जिले में यह 93,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। सप्रार नहर, जो कि झांसी के करौंदा गांव के निकट बांध बनाया गया है, हमीरपुर और झांसी जिलों में लगभग 40,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित है। फिर आता है नगवा बांध नहर, जो कि इसकी नहर कर्मनासा नदी पर नगवा नामक स्थान पर बने बांध से निकाली गई है, इसके अंतर्गत आता है। फिर आती है बेतवा नहर, जिसका निर्माण 1885 में पूर्ण हुआ। 1886 में इसे जलापूर्ति प्रारंभ हुई और यह नहर बेतवा नदी में झांसी के परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई और उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ जिलों की लगभग 4.04 लाख हेक्टेयर भूमि में इसमें कमान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, जो कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शहर के बराबरी सहयोग से किया गया। उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, जालौन व हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है और वर्तमान में इस परियोजना का रानी लक्ष्मीबाई बांध या ये से निर्मित जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय की संज्ञा दी जाती है। अब आता है हथिनी कुंड बैराज, जो कि 5 राज्यों का संयुक्त है, जिसमें सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण सन 1872 में हुआ। यह पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता है। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच 12 मई
1994 को एक समझौता हुआ और दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हो गया और एक नया ताजे वाला बैराज बनाया गया, तो इसके अंतर्गत आता है। इसमें ये प्रमुख बांध जो दिए गए हैं वह एक दृष्टि में दिए गए हैं कि कौन सी नदी पर बनाए गए, जैसे राजघाट बांध जो है बेतवा पर, और गोविंद सागर बांध शहजादा बेतवा में, जामिनी बांध जामिनी बेतवा में, सरजाम जो है सजनाम जो है सजनाम नदी पर, शहजाद बांध शहजाद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, रोहिणी बांध रोहिणी पर, अहरोरा बांध गराई में, अधवा बांध जो है अधवा नदी पर, जिरगो बांध जिरगो जो कि गंगा की सहायक नदी है। फिर आता है आपका सिरसी बांध जो कि बखेर में, मेजा बांध जो है बेलन टोंस पर, कन्हार बांध जो निर्माणाधीन है कन्हार नदी पर, गोविंद बल्लभ संपंत सागर जो रिहिंद बांध है, इसे 1962 में रिहिंद या सोन नदी पर, ओबरा बांध रिहिंद या सोन नदी पर, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर, पारीछा बांध बेतवा नदी पर, पथरई बांध पथरई और सुखराई पर, अर्जुन बांध अर्जुन एवं भदौरी पर, और सलारपुर बांध कारदिया पर। फिर आता है चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर, चित्तौड़गढ़ बांध जो है भंवर या दारा नाला पर, नगवा बांध कर्मनासा पर, उर्मिल बांध उर्मिल नदी पर, और बाण गंगा बैराज जो है वह बाण गंगा नदी पर बनाया गया है और जो कि सिद्धार्थनगर में स्थित है। तो इस तरीके से इनका एक साथ सभी बांधों और उनकी स्थापना के साथ उनके स्थान और ऊंचाई को दिया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जैसे कि बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली के बारे में। जो ये नहर प्रणाली है वह 3 राज्यों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार की संयुक्त एशिया की सबसे बड़ी बाण सागर बांध परियोजना का निर्माण शहडोल मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया। इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई और इसका लोकार्पण 2006 में किया गया और 2019 के अंत तक इस परियोजना द्वारा प्रयागराज व मिर्जापुर के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा मिल रही है। कन्हार सिंचाई परियोजना जो कि सोनभद्र के दुद्धी तहसील में कन्हार नदी पर 39.90 मीटर ऊंचा और 3.24 किलोमीटर लंबा बांध नहर बनाकर दुद्धी और 54 ब्लॉकों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। मोदहा बांध परियोजना जिसका निर्माण छानी ग्राम हमीरपुर के पास बिरमा नदी में किया जा रहा है। गुंटा बांध परियोजना जो कि इस बांध को नहर का निर्माण रेपुरा ग्राम चित्रकूट के पास किया गया है। पथरई बांध परियोजना जो कि झांसी जनपद में पथरई नदी पर निर्माणाधीन है। चरखारी डाल नहर परियोजना जो कि आपकी मौदहा बांध परियोजना में है, जो कि महोबा जिले के चरखारी जिले में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने और अर्जुन बांध में अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इस नहर को बनाया गया। चकनौदा बांध परियोजना जो कि ललितपुर जिले में सजनम नदी पर पूर्व निर्मित सजनम बांध से 20 किलोमीटर नीचे एक अन्य बांध बनाया जा रहा है और इस परियोजना से ललितपुर उत्तर प्रदेश को और टीकमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का इसे सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। गंगा जल परियोजना जो कि पेयजल के लिए है, इसके अंतर्गत 50 क्यूसेक और 100 क्यूसेक क्षमता की 2 परियोजनाओं का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप किया गया। अब आता है लवकोस गोकुल बैराज जो पेयजल के लिए, जो कि इस परियोजना में गोकुल के समीप यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किया गया और इसके अलावा वर्षा ऋतु को पानी को सिंचित कर यमुना में जल की कमी की अवधि में आगरा मथुरा वृंदावन नगरों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। लवकुश बैराज पेयजल जो कि वर्ष 1995 में शिलान्यास किया गया, लोकार्पण 2000 में किया गया। इसका उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। आगरा बैराज जो कि पेयजल के लिए है, यह ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी में बनाया गया। पंप नहरें जो कि प्रदेश में बांध नहरों के अलावा पंप नहरों को भी विकास किया गया। इसमें पंप नहरों का जीवन काल पूर्ण कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की पंप नहरें आती हैं जैसे ज्ञानपुर भदोही में, घाघरा जो है अयोध्या में, दोहरी घाट मऊ में, घाघरा में है। तो इस तरीके से इनका उद्गम और ये पंप नहरें उद्गम स्थल के साथ साथ इनके नदी के प्रमुख स्रोत इसके अंतर्गत दिए गए। अब आते हैं इसमें प्रमुख बांध एक दृष्टि में दिए गए हैं कि मतलब कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है और कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हैं। जैसे आपका आता है ऊपरी गंगा नहर जो कि आपकी हरिद्वार जो गंगा नदी के दाहिने से निकलती है, मतलब कि यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है और इससे लाभान्वित जिले आपके आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद। मध्य गंगा नहर जो है बिजनौर गंगा में संबंधित है। निचली गंगा नहर नर्मदा बुलंदशहर में वो गंगा नदी से संबंधित है। रामगंगा नहर जो कि कालागढ़ पौड़ी में है, रामगंगा नदी से संबंधित है। पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद सहारनपुर से संबंधित है, यमुना नदी से संबंधित है। आगरा नहर ओखला दिल्ली के पास है, यमुना नदी से संबंधित है। शारदा नहर जो कि राज्य की सबसे लंबी नहर है, यह बनवासा नेपाल सीमा पर है, यह शारदा नदी है यहाँ पर। और पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज इसके अंतर्गत ये प्रमुख
इसके नहरों के पास में जो लाभान्वित जिले हैं उनके बारे में। सरयू नहर जो कि कतरनिया बहराइच में है और ये घाघरा नदी पर है। घाघरा नहर जो है वह मिर्ज़ापुर में घाघरा जो कि सोन की सहायक नहर नदी है। बेतवा नहर पारीछा बांध बनाया गया है पारीछा झांसी में बेतवा नदी पर। केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश में केन नदी पर। गंडक नहर नेपाल बूढ़ी गंडक नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर पांतटीला जो कि ललितपुर में है बेतवा नदी पर। राजघाट नहर ललितपुर में बेतवा नदी पर। रिहिंद घाटी योजना नहर पिपरी सोनभद्र में रिहिंद नदी पर। बाणसागर नहर शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। बेलन टोंस नहर रीवा बेलन नदी पर। बाणगंगा बैराज नहर सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर बाणगंगा में। नौगढ़ बांध नहर नौगढ़ गाजीपुर कर्मनासा में। मेजा जलाशय नहर मेजा प्रयागराज में बेलन नदी पर। चंद्रप्रभा बांध नहर जो है वह चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर। अहरोरा बांध नहर जो है अहरोरा मिर्ज़ापुर में गराई नदी पर। नगवा बांध नहर नगवा में कर्मनासा नदी पर। फिर आता है कन्हार सिंचाई परियोजना कन्हार में दुद्धी तहसील में है। अर्जुन बांध नहर चरखारी महोबा में अर्जुन नदी पर। मोदहा बांध नहर हमीरपुर में बिरमा नदी पर। धसान नहर जो है झांसी में बेतवा नदी पर। सपरार नहर जो है वह मऊरानीपुर में आपका सपरार में। ललितपुर बांध नहर ललितपुर में शहजाद में। हमीरपुर नहर हमीरपुर में यमुना पर। कहोन नहर झांसी बेतवा में। कुरार बांध नहर हमीरपुर में। उर्मिल बांध नहर महोबा में। उटारी बांध नहर ललितपुर उटारी में। पथरई बांध नहर जो है झांसी पथरई में पथरई नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से है। अब आती है हमारी लघु सिंचाई परियोजना के बारे में। लघु सिंचाई परियोजना में देखा जाए तो प्रदेश में लगभग 84% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों नलकूप कुएं तालाबों झीलों आदि से की जाती है। और उत्तर प्रदेश से 1985 में चल रही निःशुल्क बोरिंग योजना, 2004 में मध्यम गहराई नलकूप योजना और 1982 से लगभग गहरी नलकूप बोरिंग योजना 2020-21 में समायोजित करके मुख्यमंत्री लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 3 उप योजनाएं जिसमें उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना, मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना, गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना आती है। चेक डैम निर्माण के ये आपकी जो इसमें नहरें आपकी विद्युत गृह और नलकूप और तालाब को इसके अंतर्गत इस मैप के माध्यम से समझाया गया है कि कहाँ पर नहरें हैं ज़्यादा, कहाँ पर नलकूप हैं, कहाँ पर आपके विद्युत गृह हैं, विद्युत गृह के साथ कहाँ आपके तालाब हैं। अब आता है चेक डैम परियोजना के बारे में, जो कि प्रदेश में पठारी क्षेत्रों विशेष रूप से बुंदेलखंड में वर्षा जल के उपयोग के साथ साथ भूगर्भ जल के अधिक से अधिक रिचार्ज करने के लिए नदी नालों और चेक डैम बनाने संबंधी यह योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री लघु सिंचाई जो योजना है उसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसान में जो उथले नलकूप फ्री बोरिंग है उनके संदर्भ में दिया गया है। मध्यम गहराई नलकूप की फ्री बोरिंग योजना को दिखाया गया है। गहरे नलकूप की फ्री बोरिंग योजना को इसके अंतर्गत दिखाया गया। अब आता है आर्टिनल वेल योजना, जो कि जालौन में नदी गांव ब्लॉक में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कूप कुएँ पाए जाते हैं जो कि हैंड सेट आर्टिजन बेल के लिए कुल लागत 50% तक अनुदान किया गया है। सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना, जो कि 2011-12 में यह योजना प्रदेश के 8 जिलों जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के 39 पठारी एवं अर्ध पठारी ब्लॉकों में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उन स्थानों पर लागू है जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में ब्लास्टिक तकनीक से 8 मीटर व्यास के 15 मीटर गहरे ब्लास्ट बेल का निर्माण किया जाता है और वर्तमान में यह योजना पूर्ण हो चुकी है। अब आती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, जो कि 2012 से 13 में संचालित की गई थी और यह सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषक बाहुल्य समूह को 75% या अधिकतम 3,92,000 का अनुदान, जबकि SC, ST, BC और अल्पसंख्यक श्रेणी के बाहुल्य समूह को 100% या अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। भूगर्भ जल के बारे में कि प्रदेश में भूजल संपदा एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन, आकलन, सर्वेक्षण, नियोजन तथा विकास हेतु दिशा निर्देश प्रबंधन के लिए 1975 में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर में हाइड्रोग्राफ स्टेशन निरीक्षण कूप का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसमें वर्ष में 6 बार मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर जल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है और प्रदेश में समस्त 75 जनपदों में भूगर्भ जल की सघन मॉनिटरिंग हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क के विस्तार में पीजोमीटर का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत की इकाई को मानकर 5x5 किलोमीटर ग्रिड पर और शहरी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई जोन को इकाई मानकर 2x2 किलोमीटर ग्रिड पर किया जाता है। और वर्ष 2020-21 के लिए आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक में 600 नए पीजोमीटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। भूगर्भ जल को नियोजित विकास में प्रबंधन हेतु जनपदवार या विकास खंडवार भूगर्भ जल का आकलन और विकास खंडों का वर्गीकरण, अति दोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल
तथा सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है। राज्य में भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भूजल विकास की दृष्टि से प्रदेश में 826 विकास खंडों तथा अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में उक्त वर्गीकरण को इसमें विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एक भूजल स्तर की दृष्टि से 46 विकास खंडों और एक शहर कानपुर को क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें ये आपके प्रदेश के भूजल स्तर की स्थिति को दिखाया गया है इस तरीके से। अब आता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में 70% पेयजल का, 80% आपका पेयजल का, सिंचित क्षेत्र का 70% और औद्योगिक क्षेत्र का जल की आवश्यकता 85% और भूगर्भ जल संसाधनों पर निर्भर है। भूजल आकलन रिपोर्ट जो 2020 की है उसमें सर्वाधिक भूजल स्तर की गिरावट प्रयागराज में जबकि बरेली में सबसे कम रही है। प्रदेश में सभी विकासखंडों में भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों में एकत्रित किए गए जल नमूनों से भूजल की रासायनिक गुणवत्ता का आकलन एवं अनुश्रवण कृषि अनुपयुक्तता की दृष्टि से किया जाता है। GIS बेस मानचित्र जो कि भूगर्भ जल से संबंधित विकास खंडवार विविध प्रकार की GIS आधारित मानचित्र तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग अन्य विभाग किसी विकास कार्यक्रम को तैयार करने में करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग के बारे में कि प्रदेश में भूजल स्तर में निरंतर गिर रहे स्तर एवं नगरीय क्षेत्र में मानकों के अनुसार जल की आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के निजी भवनों, शासकीय अर्धशासकीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आदि में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू करने और जलाशयों, तालाबों, पोखरों आदि को संरक्षित कर भूजल रिचार्जिंग करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अंतर्गत आता है पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के संदर्भ में कि प्रदेश में समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों का गंदापन या टर्बिडिटी, पीएच, कठोरता, क्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, अवशेष, क्लोरीन तथा जैविक संरक्षण के लिए अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु ग्राम पंचायत, जनपद एवं राज्य स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है कि अंधाधुंध भूजल दोहन तथा पर लगाम लगाने के लिए 2010 में जल प्रबंधन संबंधी एक कानून बनाकर उसको कड़ाई से लागू करने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह अत्यधिक भूजल दोहन को अपराध की श्रेणी में लाते हुए दोषी को 1 साल की कैद की सजा या प्रतिदिन 2000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया। इस कानून के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में 0.5 हॉर्स पावर या ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के पंप बिना अनुमति के नहीं लगाए जाएंगे और भूजल में व्यावसायिक यूजर को अब से केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बल्कि वह जितने भूजल का उपयोग करेगा उससे ज़्यादा उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से रिचार्ज करना पड़ेगा। वाटर यूजर से फीस लेने की भी व्यवस्था की गई और 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में कम से कम 5% भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य होता है। आवासीय भूखंडों में 200 वर्ग मीटर में कम क्षेत्रफल के भूखंड में अंदर कम से कम 1 पेड़, 200 से 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में भूखंड में 2 पेड़, 300 से 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में भूखंड में 4 पेड़ और समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में 50 परिवार या न्यूनतम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर समूह के रूप में पेड़ लगाना अनिवार्य है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रति 80 वर्ग किलोमीटर भूखंड पर 1 पेड़ की दर से पेड़ लगाना तथा बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों को आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक करना जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15% होना अनिवार्य है। अब आता है भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियोजन अधिनियम के बारे में कि प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन नियमन के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019 को प्रख्यापित किया गया और 2 अक्टूबर 2019 को इसे प्रभावी किया गया। इस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भूगर्भ जल निधि को सृजित किया गया। राज्य भूजल संरक्षण मिशन के बारे में कि राज्य में भूजल संसाधनों के समग्र प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर वर्ष 2017 में राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र के से सुरक्षित विकासखंड कुल 271 विकासखंड एवं 22 शहरी क्षेत्र चयनित किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कि इस योजना के घटक पर ड्रॉप मोड क्रॉप के अंतर्गत प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों में 1 हेक्टेयर से बड़े तालाबों के पुनर्विकास और प्रबंधन के नाम पर वर्ष 2016 से 17 के बीच नई योजना प्रारंभ की गई है। इसमें केंद्र एवं राज्यों का खर्च अनुपात 60:40 में किया गया। अटल भूजल योजना जो कि इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2019 में हुआ, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 को हुआ था। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भूजल स्थितियों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करना है और भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है।
चयनित क्षेत्रों में बुंदेलखंड के 6 जनपदों के 20 विकासखंडों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में 6 विकासखंडों को चयनित किया गया है और यह योजना 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के शेष 65 जनपदों में लागू की गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर था फिनिश होता है, जिसमें आपके जो मेजर पॉइंट थे इसी चैप्टर के अंतर्गत आपके, जैसे आपकी झीलें, नदियाँ, जो नहरें, जो भी आपके भूगर्भ मतलब कि जो नदी पानी से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी होती हैं सभी को इस चैप्टर के अंतर्गत कवर किया गया। अब हमारे प्रश्न आते हैं कि जो पहले प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, पहला आता है इसमें कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आती है आपकी गंगा नदी, जिसे इसके अंतर्गत प्रयुक्त किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपकी जो नहर आती है वह आती है शारदा नहर, ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो पेयजल परियोजना के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की गोकुल बैराज परियोजना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया है वो आपकी गंगा नदी को किया गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हथनी कुंड जो है वह आपकी यमुना नदी पर है। नेक्स्ट आता है माता टीला परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो राजघाट बांध है वो आपका बेतवा नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन ए गलत होगा और आए तीनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका जैसे बिठुर गंगा में है, ये गंगा नदी पर है, ये सही है। गोरखपुर राप्ती नदी पर और गोसाम्बी यमुना, तो ये जौनपुर जो है वो सही नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गलत है, आपके ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट आता है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो ये किस नदी पर बनाई जा रही है, तो ये आती है आपकी बेतवा नदी पर, तो आपका ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, तो बेतवा नदी पर बांध जो है वह राजघाट बांध है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो फुलहर झील जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पारीछा बांध को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाया गया है। और नेक्स्ट आता है कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है, तो 110 मीटर ऊंचा जो प्रपात है वह टोंस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहिंद है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका देखा जाए तो चंबल नदी पर है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपकी शारदा नदी होगी, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर जो है वह आपकी राप्ती नदी पर है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश दिशा में नहीं बहती है, तो उत्तर दिशा में नहीं बहने वाली नदी आती है आपकी गंडक नदी। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें दिया गया है कौन सा शहर कौन सी नदी पर के किनारे स्थित है, इसके संदर्भ में दिया गया। तो इसमें देखा जाए तो आपका चित्रकूट जो है वह आपका मंदाकिनी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है वह आपका जौनपुर गोमती नदी पर आता है। मथुरा जो आता है यमुना नदी पर। अयोध्या जो है वह सरयू नदी के पर, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई है आपके उत्तर प्रदेश में होती है। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है, तो ये सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा प्रयाग कौन सी नदी पर स्थित है। तो प्रयाग के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका जैसे कि रुद्र प्रयाग है जो अलकनंदा मंदाकिनी पर आता है। नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा नंदाकिनी पर आता है। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा पिंडार नदी पर। देव प्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा पर आता है। तो इसके साथ ही देखा जाए तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है, तो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नगरों के नाम बताने हैं, तो आपका वाराणसी होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट जो नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है, ये आपकी बेतवा नदी पर होगी। उत्तर प्रदेश के सिंचाई के मुख्य साधन के संदर्भ में कौन कौन से आते हैं, जिसमें पहला नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब एवं कुएं और चौथा आता है अन्य साधन। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी जो सिंचाई होती है पहले नंबर पर आता है आपका नलकूप।
दूसरी आती हैं आपकी नहरें, क्योंकि दूसरे नंबर पर नहरों का होता है। फिर आते हैं आपके तालाब एवं कुएँ, फिर आते हैं आपके अन्य साधन। तो इसके अंतर्गत जो आपका सीक्वेंस जो मेल खा रहा है इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो है गोमती और बेतवा होगा, क्योंकि इसमें तीसरा इसके अंतर्गत आएगा। अब आता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आता है आपका सोनभद्र में है। अर्जुन बांध नहर से लावान्वित जिला कौन सा है? तो इससे लावान्वित जिला आपका हमीरपुर है। नेक्स्ट आता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका बेतवा नदी पर है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई क्षेत्र का जो प्रतिशत है वह कितना है? वह आपका 15.8% है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिंचाई का सर्वाधिक सबसे बड़ा स्रोत जो है नलकूप है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी इसके अंतर्गत नहीं है, वह कल्याणी नहीं है। इसमें कैन, बेतवा, चंबल इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। अब आता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपकी जो कोसी नदी है वह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? आपका बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं, आपका हैरोरा, अदवा और बघेलखंड बांध ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ही आपका टॉपिक जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसको आपको PDF मिलेगी। साथ ही साथ आपको हमारे द्वारा जितने भी कोर्स कराए जा रहे हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जो मेजर टॉपिक रहते हैं उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में आपकी ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक को कवर किया जाएगा। धन्यवाद।